महाराष्ट्र के ठाणे जिले में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से मलबे में दबे मजदूर 2 की मौत। विधानमंडल का बजट सत्र का 5वां दिन आज बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। कल विपक्ष ने जातीय जनगणना पर किया था हंगामा। पीएम मोदी का बजट को लेकर वेबिनार आज घोषित योजनाओं को लेकर मांगेंगे सुझाव। पीएम मोदी की आज मेघालय और नागालैंड में चुनावी रैली, शिलांग में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज होगा कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज। सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। और अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, सदन में बोले किस ओर लगी आग और किधर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, न्यूज़@9am में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा से है। लखनऊ से जुड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। विधानसभा के सत्र में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। राज्यपाल के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। 11 बजे विधान भवन में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। विधानसभा के सत्र में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। राज्यपाल के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। 11 बजे विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। विधानसभा के सत्र में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। राज्यपाल के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। 11 बजे विधान भवन में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आज 11 बजे जो है विधान भवन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बात है। जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने हल्ला बोला था जातीय जनगणना को लेकर के, उनके एक विधायक ने सवाल पूछा था, जिसके जवाब में कृषि मंत्री ने कहा था कि नहीं, जातीय जनगणना कराने का अधिकार उत्तर प्रदेश यानी किसी भी राज्य को नहीं है। ये केंद्रीय उसमें आता है, इसलिए केंद्र सरकार ही इस पर निर्णय लेगी। लेकिन समाजवादी पार्टियों का मानना था कि नहीं, जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना कराई जा रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कराई जानी चाहिए। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये अधिकार केंद्र का है, केंद्र जाने। दूसरा, जो पटेल है, निषाद के बाद में पटेलों से बात की गई थी जो अपना दल के हैं, उन्होंने भी मना कर दिया कि जब आपकी सरकार थी तो आपने इसमें क्यों नहीं, तब जनगणना क्यों नहीं करवाई। खैर, आज की अगर हम बात करें तो आज भी इसी को लेकर के उठापटक जारी रहेगी और मुख्यमंत्री 11 बजे ही सदन में पहुंच जाएंगे और वो अभिभाषण पर इसका जवाब देंगे। कल अखिलेश यादव ने जो सवाल खड़े किए, कल जो हुआ था, उसको लेकर के मुख्यमंत्री आज इसका जवाब देंगे। ये आज बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री काफी सधे हुए अंदाज में जवाब देते हैं, उनके तेवर भी काफी तीखे रहते हैं। तो आज का पहला सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसमें नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपलब्ध रहेंगे और नेता विपक्ष अखिलेश यादव भी उपलब्ध रहेंगे।
प्रदीप जी, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने बीजेपी को और खासकर बात कही तो मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की थी, तमाम सवालिया निशान खड़े किए थे, तो क्या आज जो जितने सवालिया निशान अखिलेश यादव ने कल खड़े किए थे सदन में, तो क्या आज उनका जवाब मुख्यमंत्री पेश करेंगे? बिल्कुल, एक एक सवाल का जवाब देते हैं। मुख्यमंत्री के पास में वाक्पटुता है और वो बिना कोई कहीं लिखा हुआ कागज पढ़े शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। सदन में घंटों हमने उनको बोलते हुए देखा और एक एक चीज को कनेक्ट करते हुए, कनेक्टिविटी उनकी बहुत शानदार है। वे एक चीज को कनेक्ट करते हुए उसका जवाब देते हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि फुटबॉल का मैच अकेले देखा नहीं जाता है, वो बाकी लोगों के साथ में बैठ के देखा जाता है। इतना नहीं, उन्होंने क्रिकेट पर भी बात की थी कि मुख्यमंत्री ने 3 टप्पे के बाद भी गेंद नहीं मार पाए थे, खाली चला गया था, हवा में लहरा गया था बैट, और वो एक अच्छे बॉलर हो सकते हैं, वो बॉलिंग करें, हम उनकी 6 गेंद में 6 सिक्सर मार के दिखा देंगे। आज इसका जवाब मिलने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कल अखिलेश यादव ने फास्ट बॉलर की संज्ञा दी थी और अपने आप को बेस्ट बैट्समैन बताया था। आज योगी आदित्यनाथ इस पर कैसे पलटवार करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और जिस अंदाज में उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले बैठ के फुटबॉल का मैच देख रहे थे, उस पर क्या जवाब होगा वो देखना दिलचस्प होगा। जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, उस पर मुख्यमंत्री का क्या जवाब होगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आज मुख्यमंत्री जिसका जवाब देंगे, और ये बहुत ही दिलचस्प सेशन होने जा रहा है। चलिए प्रदीप जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जो सवालिया निशान खड़े किए थे उनका आज में बात करेंगे। वो लखनऊ की, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। बीजेपी में नए सिरे से बनेंगी बूथ कमेटियां। अब बूथ कमेटी में सिर्फ 11 सदस्य ही होंगे। कमेटी में 21 की जगह अब केवल और केवल 11 सदस्य होंगे। एक महिला सदस्य को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी में प्रमुख जाति के सभी लोग होंगे शामिल। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया। मिशन 80 को हासिल करने का मंत्र दिया गया। खबर लखनऊ से, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। बीजेपी में नए सिरे से बनेंगी बूथ कमेटियां। अब बूथ कमेटी में सिर्फ 11 सदस्य ही होंगे। खबरों में बात करेंगे बरेली की, जहां पर एसटीएफ ने पकड़ी जाली करेंसी। 26,90,100 रुपए की पकड़ी जाली करेंसी। खबर बरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर 26,90,100 रुपए की जाली करेंसी पकड़ी गई है। जाली करेंसी के साथ 3 तस्कर भी गिरफ्तार। एसटीएफ बरेली और मेरठ इकाई ने भोजीपुरा में धर दबोचा। आईबी इनपुट के जरिए मिली थी एसटीएफ को सूचना। नेपाल के रास्ते बांग्लादेश से भारत लाई गई थी करेंसी। सूत्र 500 और 200 रुपए के नोटों है ये जाली। एसटीएफ ने पकड़ी जाली करेंसी। और इस खबर पर हमारे साथ बरेली से संवाददाता शानू कुमार जुड़ गए हैं। शानू, अगर बात की जाए तो यहाँ पर लाखों की जो करेंसी है, जाली करेंसी पकड़ी गई है, क्या कुछ मामला? और देखिए कपिल, आपको बताना चाहूंगा, एसटीएफ यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि देखिए बरेली यूनिट की बात करें और मेरठ यूनिट की बात करें और साथ ही भोजीपुरा बरेली की पुलिस की बात करें, इन तीनों टीमों ने जो है एक बड़े धरपकड़ की है। और साथ में जो जाली करेंसी है, जो कि नेपाल के रास्ते से लाई जा रही थी और बांग्लादेश से, ये जैसा कि सूत्रों की माने एसटीएफ के, तो बांग्लादेश से ये बरेली भारत तक ये करेंसी को लाया गया था। और देखिए जिस तरीके से जो आईबी के सूत्र थे, तो एजेंसियां होती है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होती है,
हैं। त्योहारों के जरिए त्योहार जब होते हैं तो ये एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, इसी के जरिए इनको सूचना मिली थी और सूचना के बाद ये एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। और देखिए 3 आरोपी साथ में जो तस्कर है जो बड़े पैमाने पर जो है 26,90,000 और 100 रुपए के जो 200 और 500 के नोट है, ये इसका जो है भारत में तस्करी कर रहे थे। और इनको अब फिलहाल बरेली पुलिस ने देर रात इसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिल गई है। लेकिन कपिल, सबसे बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा पैमाने पर ये पैसा बरेली में क्यों लाया गया और जाली करेंसी को क्यों लाया गया। तो देखिए सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से हम लोगों को जानकारी मिल पाई है, और ये जो 1 लाख रुपए की बात की जाती थी, 1 लाख रुपए का जो है ये डबल जनता को ये फंसाते थे अपने जाल में। 1 लाख रुपए की जगह 3 लाख रुपए देने का वायदा करते थे, तो इनको 1 लाख रुपए इनके पास जमा होता था और नकली नोटों की जिस तरीके से ये फोटो कॉपी कराते थे, ओरिजिनल फोटो कॉपी कराते थे, उसके बाद जनता को ये बेवकूफ बनाने का काम करते थे तीनों तस्कर। तो बड़े पैमाने पर ये खुलासा हुआ है और इससे कहीं ना कहीं अब जागरूकता फैलेगी कि जो फ्रॉड होता था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी। कपिल, शानू, जैसे बताया जा रहा है कि जो करेंसी है बांग्लादेश से हिंदुस्तान लाई जा रही थी, तो क्या बांग्लादेश तक भी यहाँ पर एसटीएफ कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी या फिर इनको भारत में ही यह कार्रवाई दिखाई देगी? और देखिए बिल्कुल यूपी एसटीएफ की बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो इनका नेटवर्क है उनको खंगाला जा रहा है और उनसे लगातार उनको जो है कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहां तक आपका नेटवर्क है और कहां तक ये पैसे को जो करेंसी है इसको आप लोग सप्लाई करते थे और किस तरीके का और आप लोग जो है जनता को बेवकूफ बनाते थे। तमाम पहलुओं पर यूपी एसटीएफ की बात करें या बरेली पुलिस की बात करें, ये जांच कर रही है। और आखिर देखिए जांच का विषय भी बहुत जरूरी है क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर 26 लाख या फिर 27 लाख भी एक छोटी मोटी रकम नहीं होती, बड़े पैमाने पर ये तस्करी हो रही थी। और देखिए बरेली में जब ये भोजीपुरा में जब धर दबोचे गए हैं तो ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल से ये तस्करी कर रहे थे। तो इनका एक देखने वाली बात है कि आखिर किस तरीके से इनका नेटवर्क है और जो मोटरसाइकिल पर से ये तस्करी कर रहे थे और कहां-कहां ये पैसे को पहुंचाते थे और किस तरीके से लोगों को चूना लगाते थे। फिलहाल तमाम पहलुओं पर जो है यूपी एसटीएफ जांच पड़ताल कर रही है और नेटवर्क इनका खंगालने का प्रयास कर रही है कि आखिर कहां तक ये भारत में ही पैसा लाते थे या फिर और भी जो है कंट्री है वहां पर भी ये पैसा पहुंचाते थे। कपिल, चलिए शानू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर बरेली से आपको बता रहे थे जहां पर 26 लाख रुपए की जो है जाली करेंसी के साथ 3 युवकों को एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जांच पड़ताल जारी है। खबरों में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर हनुमान सेवक पांडे की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही पुलिस ने किया कुर्क। प्रयागराज के धूमनगंज में स्थित है मकान कुर्क। तो खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं जहां पर हनुमान सेवक पांडे की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही पुलिस ने किया है कुर्क। प्रयागराज के धूमनगंज में स्थित है मकान जिसको कुर्क किया गया है। कुर्क संपत्ति पर पुलिस ने नोटिस बोर्ड चस्पा किया। अवैध तरीके से धन अर्जित कर संपत्ति बनाने का है आरोप। माफिया विजय मिश्रा का करीबी है हनुमान सेवक पांडे। हनुमान सेवक पांडे की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही पुलिस ने किया कुर्क। और इस खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय, अगर बात की जाए तो यहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है भदोही पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पांडे जो हैं उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी कपिल, जानकारी के लिए बता दें कि माफिया विजय मिश्रा के करीबी पर योगी सरकार का यह प्रहार हुआ है। 3 करोड़ 25 लाख की काशियाना जो है यह कुर्क किया गया है प्रशासन द्वारा। ये गैंगस्टर एक्ट तहत भदोही पुलिस ने यह कार्रवाई की है। प्रयागराज के धूमनगंज स्थित जो मकान है इनका जो है काफी कीमती करोड़ों मकान था जो है जिसको प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। ये अवैध तरीके से जो धन अर्जित किया गया था, जो सरकार को ये अपना आय व्यय के ब्यौरा नहीं दे पाए, उस तरीके से जो है इसको जो है प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। और ये माफिया विजय मिश्रा के करीबी जो है बताया जाता है हनुमान सेवक पांडे। अगर बात की जाए विनय तो पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, और अगर बात की जाए हनुमान सेवक पांडे, इनका क्या कुछ कहना है? जी, इस बड़ी कार्रवाई से जो यहाँ पे और भी माफिया हैं ये इनके जो है ये काफी अपने को महसूस कर रहे हैं। और ये प्रशासन की जो बड़ी कार्रवाई जो प्रयागराज में मानी जा रही है, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जो कि
अवैध तरीके से धन अर्जित की हुई है और इसका जो आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, उस पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। जी चलिए विनय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर प्रयागराज से बता रहे थे, जहां पर हनुमान सेवक पांडे की जो अवैध संपत्ति है उसको यहां पर कुर्क किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने उनकी मकान पर जाकर नोटिस चस्पा किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही पुलिस ने कार्यवाही की है। खबर बदायूं से है, जहां पर एक्सक्लूसिव मर्डर का वीडियो आया सामने। दो पक्षों में खूनी संघर्ष में ट्रिपल मर्डर का मामला, रंजिश के चलते फायरिंग का वीडियो आया सामने। फायरिंग में हुई थी 3 लोगों की मौत, खेत पर खाद पानी लगाते समय हुआ था विवाद। तो खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पर एक्सक्लूसिव मर्डर का वीडियो आया सामने। दो पक्षों में खूनी संघर्ष में ट्रिपल मर्डर का मामला, रंजिश के चलते फायरिंग का वीडियो आया सामने। फायरिंग में हुई थी 3 लोगों की मौत, खेत पर खाद पानी लगाते समय हुआ था विवाद। जरीफनगर क्षेत्र के गांव भगंतगला का यह पूरा मामला। खबर बदायूं से, जहां पर एक्सक्लूसिव मर्डर का वीडियो आया सामने। दो पक्षों में खूनी संघर्ष में ट्रिपल मर्डर का मामला। तो ये तस्वीरें जो है बदायूं के जरीफनगर की है और ये दो पक्षों में खूनी संघर्ष का वीडियो जो है लाइव वायरल हुआ है। एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ के न्यूज़ के पास है, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। इस पूरे वीडियो में ट्रिपल मर्डर से जुड़ी बात कही जा रही है। हटिया पीछे हटिया 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 हटिया, अरे चलो जा, मैं कह रहा हूँ मरुआ रह जा, हटिया। ये देखिए केस कदार। दो पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद जो है यहाँ पर गोलीबारी की जाती है और इस गोलीबारी में 3 लोगों की जान चली जाती है। यह एक्सक्लूसिव वीडियो जो है बदायूं से है, जो वीडियो अब वायरल हुआ है। यह वीडियो के न्यूज़ के पास है। हालांकि इस वायरल वीडियो की जो पुष्टि है के न्यूज़ कतई नहीं करता है, लेकिन यह जो वीडियो है यह बदायूं से है, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष को लेकर पहले बातचीत हुई, हाथापाई हुई, उसके बाद यह जो है इस खबर पर हमारे साथ बदायूं से संवाददाता रितेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, यहां पर 3 मर्डर का जो लाइव वीडियो है वह फुटेज सामने आया हुआ है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव भगदन इलाका है, जहां पर बीते दिन बुधवार के लिए फायरिंग हुई थी और फायरिंग इस विवाद में हुई थी। दूसरे खात में जो दूसरा पक्ष था वो खाद लगा रहा था खेत में, जिसको लेकर फायरिंग हुई थी। उसके बाद वहीं फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में एसएसपी समेत और एडी जोन बरेली पीसी मीणा भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जाकर कार्रवाई की बात कही है और कुल मिलाकर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं उसके बाद सारी कार्रवाई होने के बाद ये जो वीडियो है के न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये कल जो वीडियो है सामने आया है, इसमें किस कदर देखिए एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं और अवैध जो असला है उससे फायरिंग की जा रही है। रितेश, अब तक पूरे मामले को लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आपने कहा है। पुलिस और क्या कुछ जतन कर रही है और मृतक परिवार का क्या कुछ कहना है पूरे मसले को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है अगर मामले की बात की जाए, कार्रवाई की बात की जाए, तो पुलिस ने यहाँ पर जो है लगभग 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और दोनों पक्षों पर ही मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि दोनों पक्षों में मौतें हुई हैं। एक पक्ष में 2 लोगों की मौत हुई है और एक दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति की मौत हुई है यहाँ पर। और अगर पुलिस की माने तो यहाँ पर जो है गाँव में काफी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। और अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही रंजिश चली आ रही थी और इस रंजिश की पूरी वजह बताई जा रही है प्रधानी को लेकर, ये पुरानी रंजिश थी। जी
रितेश, बात की जाए तो दोनों पक्षों से फायरिंग हुई है, क्योंकि एक पक्ष के 2 लोग की मृत्यु हुई है और एक पक्ष के एक की मृत्यु हुई है। तो क्या क्रॉस फायरिंग भी घटना में हुई है दोनों पक्षों से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है जमीनी विवाद का था। हालांकि सामने जो आया है वो जमीनी विवाद बताया जा रहा है। इसमें अगर फायरिंग की बात की जाए तो दोनों पक्षों से ही फायरिंग हुई है, दोनों पक्षों में क्रॉसिंग फायरिंग, और एक दूसरे ने अपनी जान को बचाते हुए फायरिंग की है। और फायरिंग होने के बाद जो है ट्रिपल मर्डर हुआ है। लेकिन इसमें साफ जाहिर होता है, अगर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी होता तो ऐसी घटना कतई बिल्कुल ना होती। रितेश, जिस अवैध असलहे से फायरिंग की गई है, मौत के घाट उतारा गया, क्या वह असलहा भी पुलिस ने अब तक बरामद किया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो आरोपी हिरासत में लिए गए हैं उनके पास से असला बरामद नहीं हुए हैं। हालांकि पूछताछ जारी है और इस मामले में एडीजी जोन बरेली पीसी मीणा जो हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। चलिए रितेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर बदायूं से आपको बता रहे थे, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का जो ट्रिपल मर्डर का लाइव वीडियो है वह सामने आया हुआ है। में बात करेंगे नोएडा की, जहां पर 138 इलाहाबाद सेक्टर के गांव में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। तो खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद गांव की झुग्गियों में लगी भीषण आग। सेक्टर 138 इलाहाबाद गांव की झुग्गियों में लगी भीषण आग। लगभग 30 से 40 झुग्गियां जलकर हुई खाक। झुग्गियों में रह रहे लोगों को निकाला गया बाहर। लगभग 30 से 40 झुग्गियां जलकर हुई खाक। झुग्गियों में रह रहे लोगों को निकाला गया बाहर। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, जहां पर सेक्टर 138 के इलाहाबाद गांव की झुग्गियों में भीषण आग लगी है। करीब 30 से 40 झुग्गियां हैं जो इस हादसे में जलकर खाक हुई हैं। अभी कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको के न्यूज़ पर, जहां पर नोएडा के सेक्टर नंबर 138 के इलाहाबाद गांव में झुग्गियों में लगी भीषण आग। बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 झुग्गियां जलकर खाक हुई हैं। के 2:40 पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि सेक्टर 138 के झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ियां वहां पहुंची है। लगभग 10 गाड़ियों की मदद से आग पे काबू पाया गया है। रात्रि के वजह से आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन प्राप्त जानकारी के हिसाब से लगभग 30 झुग्गी झोपड़ियां जल चुकी हैं। आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है। के 2:40 और इस खबर पर हमारे साथ नोएडा से संवाददाता मुनिंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनिंद्र, अगर बात की जाए तो नोएडा के सेक्टर नंबर 138 में इलाहाबाद गांव की झुग्गियों में भीषण आग लगी है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि रात तकरीबन 3 बजे के आसपास की ये घटना है। जब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, उसी समय आग लगने की ये आवाजें एकदम से आई और वो लोग अपनी झुग्गियों से निकल करके बाहर भागे। तकरीबन ये झुग्गियां जो हैं ऐसे इलाके में हैं जो कि काफी संकरी गलियां हैं। पीछे की तरफ ये इस गांव के बनी हुई है झुग्गियां, और वहां पर दमकल गाड़ियों को पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। तकरीबन 10 गाड़ियों ने इस आग को बुझाया है और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जी मुनिंद्र, अभी आग लगने का कारण स्पष्ट हो पाया है क्या? कि देखिए, आग लगने का कारण जो अभी तक बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों के आसपास, क्योंकि खुले में झुग्गियां बनी हुई हैं, तो ये लोग कई बार सर्दी से बचने के लिए, रात में काफी तेज सर्दी यहाँ पे लगती है, खुला इलाका है, तो ये लोग आग जलाते हैं। हो सकता है कि उसी की किसी चिंगारी से, क्योंकि ये प्लास्टिक से और प्लास्टिक की पन्नी से वगैरह से इसको झुग्गियों को बनाया गया था, तो हो सकता है किसी झुग्गी ने उससे आग पकड़ी हो और बाकी झुग्गियां उसकी चपेट में आ गई हो। जी चलिए मुनिंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 138 में इलाहाबाद गांव में झुग्गियों में भीषण आग लगी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में बुलडोजर की गूंज और आग के शोले से हुई मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि गोंडा जिले में भी उसका दूसरा रूप सामने आया है।
जहां स्थानीय प्रशासन की टीम ने ग्राम समाज की जमीन पर बने दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया, जिसके बाद दबंगों ने उसी घर को आग लगा दी। तरबगंज तहसील क्षेत्र के जीएस लैंड पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। अवैध कब्जे को मुक्त करने के लिए तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें फूस के बने 9 से अधिक दलित परिवारों के आशियाने को धराशायी कर दिया गया। तो बता दें, गोंडा में जो है एक बार फिर से प्रशासन का जो बुलडोजर है गरजा है और बुलडोजर कार्यवाही में यहां पर दलितों के मकान जो कि घास फूसे से बने हुए थे उन पर यहां पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और साथ ही उन झुग्गियों को आग के हवाले भी किया गया है। कहीं ना कहीं कानपुर देहात के मड़ौली गांव की जो तस्वीर है उसी तरह का कुछ नजारा गोंडा में देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस कदर जो पीड़ित है, जो परिवारीजन है, वह किस तरह से चीख पुकार कर रहे हैं। प्रशासन के सामने लाख मिन्नतें कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि साहब उनका आशियाना बचा दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है वह कतई नहीं माना और एक बार भी इन दलितों की आवाज को नहीं सुना और लिहाजा इन झुग्गियों पर जो घास फूस की बनी हुई थी उन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इन झुग्गियों को, इन मकानों को धराशायी कर दिया और आग के हवाले भी कर दिया। जबकि कानपुर देहात का मड़ौली गांव का जो मामला है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में यह मामला गरमाया हुआ, उसके बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन जो महकमा है वह सीख लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मैं खेमीपुर अशोकपुर थाना नवाबगंज से हूँ, जिला गोंडा। तो एक घटना हुई हमारे यहाँ, लेखपाल साहब, तहसीलदार, कानूनगो साहब, सारे लोग आए पुलिस फोर्स के साथ और जेसीबी साथ में लेकर आए। हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान पवन सिंह और उनके साथ लल्लू सिंह आए। उसके बाद जेसीबी से उसे गिरवा दिए और हम लोग बहुत मिन्नती करते रहे कि साहब मत जलो। और साहब उसमें जो है हमारे कपड़े थे, राशन पानी, बर्तन, जितना सर सामान सब उसी में जल गया साहब। उसके बाद जेसीबी से उसे उल्टवा दिए, नलका तोड़वा दिए। घर जलाए लल्लू सिंह और पवन सिंह। कितने लोगों का घर था? 9 लोगों का घर था। क्यों गिराया गया और क्यों जलाया गया? सर इसका मुझे कुछ पता नहीं, ना हमें नोटिस मिली ना कोई खबर मिली पहले से। छप्पर धरे रहना, सब जला दिन लल्लू से प्रधान साथे रहे हैं, प्रशासन के साथे सारा सामान जल गया। हमें सबका खाली न्याय चाहिए, हमें सबका मुँह बसावा जाए। जिस जमीन पर रह रहे थे उस पे घर बना रखा था। हाँ। तो कब से रह रहे थे? वो 3 पीढ़ी हो गया। तो क्या कहकर गिरा दिया गया और जलाया गया? लल्लू सिंह कहा था कि हमारा वो जमीन हम सब कही थे। और खबरों में बात करेंगे कानपुर की, जहां पर रेप का आरोपी समीर अग्रवाल भेजा गया जेल। असम की मॉडल से रेप के आरोप में जमानत पर था समीर अग्रवाल। खबर कानपुर देहात कानपुर से, जहां पर रेप के आरोपी समीर अग्रवाल को जेल भेजा गया। असम की मॉडल से रेप के आरोप में जमानत पर था समीर अग्रवाल। मुकदमे के दौरान कोर्ट ने जारी किया था ABW। समीर अग्रवाल के बंगले पर 3 साल पहले हुआ था रेप का प्रयास। खबर कानपुर से, जहां पर रेप का आरोपी समीर अग्रवाल भेजा गया जेल। असम की मॉडल से रेप के आरोप में जमानत पर था समीर अग्रवाल। मुकदमे के दौरान कोर्ट ने जारी किया था ABW। समीर अग्रवाल के बंगले पर 3 साल पहले हुआ था रेप का प्रयास। खबर कानपुर से है, जहां पर रेप का आरोपी समीर अग्रवाल भेजा गया जेल। असम की मॉडल से रेप के आरोप में जमानत पर था समीर अग्रवाल। मुकदमे के दौरान कोर्ट ने जारी किया था ABW। समीर अग्रवाल के बंगले पर 3 साल पहले हुआ था रेप का प्रयास। खबर कानपुर से है, जहां पर रेप का आरोपी समीर अग्रवाल भेजा गया जेल। असम की मॉडल से रेप के आरोप में जमानत पर था समीर अग्रवाल। मुकदमे के दौरान कोर्ट ने जारी किया था ABW।
खबर बदायूं से है, जहां पर बारातियों को दुल्हन पक्ष ने पीटने का वीडियो हुआ वायरल। मारपीट में जमकर चली कुर्सियां और मेज। दूल्हा और बारातियों ने गांव में भागकर बचाई जान। कोतवाली बिसौली के परवेज नगर का यह पूरा मामला है। बारातियों को दुल्हन पक्ष ने जमकर पीटा है। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। मारपीट में जमकर चली कुर्सियां और मेज। ये तस्वीरें जो हैं बदायूं से हैं, शादी समारोह की हैं, जहां पर दूल्हे के बारातियों को दुल्हन पक्ष ने जमकर खदेड़ कर पीटा। बारातियों ने अपनी जान बचाने के लिए गांव में भागकर छिपकर बचाई अपनी जान। तो ये बदायूं का वीडियो है, जहां पर एक शादी समारोह में दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के पक्ष यानी बारातियों की जमकर धुनाई की है। ये देखिए, कुर्सियां उठा कर बारातियों को मारी जा रही हैं। तो खबर बदायूं से, जहां पर दुल्हन पक्ष ने बारातियों की जमकर की पिटाई। मारपीट में जमकर चली कुर्सियां और मेज। दूल्हा और बारातियों ने गांव से भागकर बचाई जान। कोतवाली बिसौली के परवेज नगर का यह पूरा मामला है। बारातियों को दुल्हन पक्ष ने जमकर पीटा। तो ये तस्वीरें बदायूं के परवेज नगर की, जहां पर दुल्हन पक्ष ने बारातियों को और दूल्हे को जमकर पीटा है। दूल्हा और बारातियों ने गांव में छिपकर भागकर बचाई अपनी जान। और इस पिटाई के दौरान जमकर कुर्सियां और मेज भी चलाए गए एक दूसरे पर। तो तस्वीरें बदायूं के परवेज नगर की हैं, जहां पर एक दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लाने के लिए बारातियों के साथ दुल्हन के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर दुल्हन के बजाय बारातियों और दूल्हे को मिलते हैं कुर्सी और मेज। यहां पर जमकर धुनाई की जाती है और बारातियों और दूल्हे ने छिपकर गांव में भागकर अपनी जान बचाई है। पूरा जो मामला है बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के परवेज नगर का यह पूरा मामला है, जहां पर दूल्हा और बारातियों के दुल्हन पक्ष ने जमकर पिटाई की है। बदायूं का यह वीडियो है, जहां पर दूल्हे मियां बारातियों के साथ घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन को लेने बदायूं के परवेज नगर पहुंचे थे, लेकिन दुल्हन तो मिली तो वहां पर और पिटाई मिली है। और इन बारातियों ने अपनी जो जान है वह गांव में छिपकर बचाई है। और पूरे अब घटनाक्रम का जो वीडियो है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पर जाजमऊ व्यापारी अध्यक्ष ने गाना किया वायरल। अध्यक्ष ने अपने गाने से सरकार और प्रशासन का किया घेराव। खबर कानपुर से, जहां पर जाजमऊ व्यापारी अध्यक्ष ने गाना किया वायरल। अध्यक्ष ने अपने गाने से सरकार और प्रशासन का किया घेराव। नेहा को नोटिस के बाद व्यापारी अध्यक्ष का वीडियो वायरल। जाजमऊ व्यापारी अध्यक्ष ने किया गाना वायरल। खबर कानपुर से है, जहां पर जाजमऊ व्यापारी अध्यक्ष ने अपना गाना गाकर किया वायरल। अध्यक्ष ने अपने गाने से सरकार को देखत रहियो, मजलूमों की आवाज उठाइयो, मजलूमों की आवाज उठाइयो, पहुंचा के नोटिस मुंह दबाइयो, मजलूमों की आवाज उठाइयो, पहुंचा के नोटिस मुंह दबाइयो। लोकतंत्र में आवाज उठाना, लोकतंत्र में आवाज उठाना, नेहा जी तुम ना घबराना। 2 लोगन की जाने गई, 2 लोगन की जाने गई, क्या जान वापस करा दे ही सरकार जी। क्या यही है राम राज जी, क्या यही है राम राज जी। एसडीएम हो तो कुछ भी करियो, अरे एसडीएम हो कुछ भी करियो, करियो मन मानी। थाना प्रभारी लेखपाल मिलकर ली 2 जान ही।
सरकार को देखत रहियो, सरकार को देखत रहियो, करे न कोई मनमानी, आवाज उठाए वारों पर करे न कोई कार्रवाई, करे न कोई कार्रवाई। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है यूपी सरकार जी, बिल्डोजर से क्यों रौंद दिया दीक्षित के परिवार जी। क्या यही है राम राज जी, क्या यही है राम? तो बात करेंगे अमरोहा की, जहां पर अमरोहा में फिर दिखाई दिया तेंदुए का बच्चा। खबर अमरोहा से। तेंदुए के बच्चे दिखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। खेत से काम कर गुजर रहे ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। थाना मंडी धनौरा के झुंडपुरा पुल का है ये वीडियो। अमरोहा में फिर दिखाई दिया तेंदुए का बच्चा। तेंदुए के बच्चे देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। खेत से काम कर गुजर रहे ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। थाना मंडी धनौरा के झुंडपुरा गांव का यह पूरा मामला। अमरोहा में फिर दिखाई दिया तेंदुए का बच्चा। ये तस्वीरें अमरोहा की हैं, जहां पर तेंदुए का बच्चा देखा गया है, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाया है। और अब इस तेंदुए के बच्चे को देखने के बाद जो ग्रामीण है वह दहशत के माहौल में जी रहे हैं। तो अमरोहा में एक बार फिर से तेंदुए का बच्चा देखा गया है। खबर जालौन से है, जहां पर मंदिर के पुजारी पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। शराब पीने से मना करने पर किया गया जानलेवा हमला। खबर जालौन से, जहां पर मंदिर के पुजारी पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। शराब पीने से मना करने पर पुजारी को यहां पर पीटा गया है। आश्रम में घुसे दबंगों ने शराबखोरी की थी, जिसका विरोध पुजारी ने किया था। कुठौन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर जालौन से, जहां पर मंदिर के पुजारी पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। शराब पीने से मना करने पर किया जानलेवा हमला। आश्रम में घुसे दबंगों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से की पुजारी के साथ मारपीट। कुठौन थाना क्षेत्र के पालम अड़ैया गांव की यह घटना। खबर जालौन से है, जहां पर मंदिर के पुजारी पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। शराब पीने से मना करने पर किया पुजारी पर जानलेवा हमला। आश्रम में घुसे दबंगों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से की पुजारी के साथ मारपीट। कुठौन थाना क्षेत्र के पालमड़ैया गांव की यह घटना। खबर जालौन से, जहां पर मंदिर के पुजारी पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। शराब पीने से मना करने पर पुजारी का ऊपर जानलेवा हमला। बाबा जी हैं, उनके सर पे गंभीर चोट है। किस गांव का मामला है? ये है पथरी धाम आश्रम का शरैनी। क्या हालत है, क्या है? गंभीर अवस्था है, उनको जिला अस्पताल उड़ई के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ में आग का तांडव। नगर निगम के डंप यार्ड में लगी भीषण आग। फन मॉल के पीछे नगर निगम के डंप यार्ड में लगी आग। खबर लखनऊ से, नगर निगम के डंप वार्ड में लगी भीषण आग। फन मॉल के पीछे नगर निगम के डंप यार्ड में लगी भीषण आग। आग की चपेट में नगर निगम की कई झाड़ियां भी आई। आग पर काबू पाने का किया जा रहा है प्रयास। यार्ड में खड़ी कई नगर निगम की गाड़ियां भी चपेट में। गोमती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला। लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ में आग का तांडव। लखनऊ में नगर निगम के डंप यार्ड में भीषण आग लगी है। फन मॉल के पीछे नगर निगम के डंप यार्ड में लगी भीषण आग।
ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पर फन मॉल के पीछे नगर निगम का डंप यार्ड है, जहां पर भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि इस आग में नगर निगम की कई गाड़ियां भी चपेट में आई हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही हैं गाड़ियां, दिख रहे हैं आप, जहां पर इस आग ने आसपास की झाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और 25 हजारी वांछित लुटेरे बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने पुलिस को रोकने के लिए गोलियां चलाई, जिसके जवाब में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। वीडियो में घायल बदमाश को दोबारा नोएडा नहीं आने की बात कहते दिखा जा सकता है। डीसीपी नोएडा हरीश चंदर ने बताया कि उक्त बदमाश सेक्टर 39 से वांछित है और फरार है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बदमाश के कब्जे से तमंचा एवं भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। ये एक चेकिंग हमारी 58 पुलिस स्टेशन में चल रही थी। हम लोगों को इनपुट था कि ये एक स्कूटी से संदिग्ध व्यक्ति है जो जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, इसको जो है वो जब रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, इसको गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका नाम फिरोज उर्फ कट्टा निकल करके आया। जानकारी करने में पता चला है कि इसमें 25,000 का इनाम था और ये 1 साल से जो है वो वांछित चल रहा था 49 पुलिस स्टेशन से। इसके कब्जे से एक बैग मिला है, बैग में कुछ चांदी और सोने के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इसकी भी जो है वो जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ से आए इसके। ये कितने लोग हैं इसके साथ और कहाँ इसने तक करने की? अब ये जो है वो अभी जानकारी की जा रही है। फिलहाल इसको अस्पताल भेजा गया है, परंतु जो सामान मिला है ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इसकी जो है वो और डिटेल जानकारी आज खबर फतेहपुर से है, जहां रात्रि एबीवीपी के प्रदेश सहायक मंत्री बलराम द्विवेदी से राधानगर थाना के कांस्टेबल अविनाश और विकास ने गलत व्यवहार किया है एवं विद्यार्थी परिषद संगठन के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिसके चलते आज फतेहपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा राधानगर थाने का घेराव किया गया एवं दोनों कांस्टेबल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। सीओ सिटी वीर सिंह ने मौके में आकर ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर उनकी जांच करवाकर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सिरसा जिला के किसानों की मांग व समस्याओं के लिए बीती 16 जनवरी से भारतीय किसान एकता BKE के बैनर तले सिरसा के अलग अलग गांवों के किसान उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी मुख्य मांग खरीफ 2020 में सफ़ेद मक्खी से बर्बाद हुई कपास की फसल का बकाया मुआवजा 258 करोड़ रुपए है, जिसमें से हरियाणा सरकार ने कुल 64 करोड़ 91 लाख रुपए ही जारी किए हैं। VKE अध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख ने बताया कि इस बाबत पिछले 39 दिनों से किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से मीटिंग भी की थी, लेकिन अभी तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अन्नदाताओं की ना सुनने वाली बेरहम सरकार फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।